लाइव हो? यस। वर्चुअल स्टूडेंट्स एक बार ऑडियो वीडियो प्लीज चेक कर लो ना। क्लियर है क्या? आपने चेक किया? It's clear. Okay, Saili, I'll do that. कितने मैसेज भेज रहे? परफेक्ट, चल। केदार, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर साइड। एक बार आप आपके साइड का इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए। एक बार देखो ना, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? ऑडियो इज नॉट क्लियर। माइक, अरे आप लोग आवाज बंद करो, समझ में नहीं आ रहा है ऑडियो क्लियर है या नहीं। वॉइस क्रैक हो रही है। ऑडियो चेक करो एक बार। चार पांच बच्चे जो बार बार मैसेज कर रहे हैं। एक वो दरवाजे लगा देते हो कि आई थिंक बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश की आवाज आ रही है, वो दरवाजा लगा दो। एक ये वाला दरवाजा भी लगा देते हो क्या बेटा? ये दरवाजा नहीं, आवाज में प्रॉब्लम है। चेक, क्या हुआ? आई नो इट इज लैगिंग। आई थिंक एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। वहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेन्स। इतना हेवी रेन्स का कभी सोचा नहीं था कि इतनी तेज बारिश आएगी। हाँ ना, चलो खड़क वास्ता चलते हैं।
अभी अभी ठीक है क्या? आवाज एक बार चेक करो, आवाज लैग तो नहीं हो रहा है बट आवाज का प्रॉब्लम है। किसको बुला रहे हो तुम? जाते, बहुत पढ़ाई कर ली अभी, 3 दिन में 3 एक्ट कंप्लीट कर लिए। क्या हो रहा है? अभी गिरा? शिवदत्त यहाँ का ही है क्या? शिवदत्त बैठे बैठे अभी इधर चैट कर रहा तू। अब मैं भेजती देखो इधर मैसेज। क्या सेटिंग करेगा? मेरे को ऐसे लग रहा है लैग हो रहा है। Is the voice clear? Virtual students एक बार बोल दो, we'll start the lecture then. एक बार ऑडियो चेक करके बोलो, ऑडियो ऑल क्लियर। ठीक है, फिर चालू करते हैं। Okay, let's start then. A very good afternoon to all of you all. आज तीसरा दिन है हमारा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन का और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। छोटा सा एक्ट है, एवरीवन प्लीज मेंटेन साइलेंस, एंड देयर आर ओनली 3 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। और जैसे इस एक्ट का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने लास्ट 2 दिन किया था, हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 2 एग्जामिनेशंस ऑफ आर ICAI। Yes or no guys? So everyone has to be involved in the revision process. आप लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। थ्योरेटिकल पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, जहां हर रोज पिछले 3 महीने में हमने कुछ नई चीज सीखी है, ऐसा भी नहीं है, कुछ रेपिटेशन है, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया हम लोग देख रहे हैं। उसके बावजूद you all were in a position to give the answers. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को पता है सभी का सॉर्टेड होता है, बट कल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, रियली अप्रिशिएबल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। ऐसे करोगे तो बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, बहुत आगे जाओगे। चलो आ जाइए। पार्टनरशिप एक्ट, तो जैसे नाम ही कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले यही सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन
by the word partnership. Virtual students, आप लोगों ने भी जवाब देना है. Face to face kids, now you all are not going to talk. Unit 1 और Unit 3 के बाद I will give a break and then we will go to Unit number 2. तब break में आपको जितनी बातें करनी है आप करो. But currently, your only attention has to be on the revision of these 2 units of the Partnership Act. कोई बात नहीं करेगा, आपको सिर्फ रिविजन में ध्यान देना है. इनफैक्ट यू ऑल हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजन. सिर्फ सुनना नहीं है, जवाब भी देने हैं. और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको लग रहा है कि आज भी कुछ टॉपिक्स है जो आपकी वीकनेसेस है, प्लीज मार्क देम देयर एंड देयर इटसेल्फ सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स इन द प्रेपरेटरी लीव. ओके, तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन. And everyone has to say with me, as you all know, this revision is and not. चलिए फिर. Partnership. What do you mean by partnership? So basically, partnership is a relationship between 2 or more persons. आवाज बढ़ा दे. Who have agreed to share the profits of a business that is carried on by all or any one of them acting for. Last bench boys, यहां पे ध्यान दो, अभी बस हो गया. वापस से सुनो. पार्टनरशिप का ये मतलब होता है that a partnership is a relationship between 2 or more persons. It is a relationship between 2 or more persons. And why have they come together? They have come together in order to share the profits. And how will they earn profits? By doing business. And then this business is done either by all of them together or any one of them acting for all. तो इसी definition से कुछ हमें elements पता चलते हैं पार्टनरशिप के. फर्स्टली, कोई भी पार्टनरशिप रिलेशनशिप बनने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 लोगों का होना जरूरी है. सो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टनर्स. मिनिमम 2 है, बट मैक्सिमम. बट ये 50 की लिमिट हमने पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी है. ये 50 की लिमिट इज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. Yes or no, guys? So basically, we require 2 minimum people and maximum can go up to 50. One person cannot enter into a partnership with himself. In order to create a partnership, you at least require 2 people. Yes or no, guys? ओके, क्या हुआ? अभी रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं. आपके लिए इतना कर लूंगी मैनेज. नेक्स्ट, अग्रीमेंट. अग्रीमेंट. पार्टनरशिप अगर आपको क्रिएट करना है, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए देयर शुड कंपल्सरी बी अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनरशिप रिलेशनशिप स्टेटस से नहीं मिलता है. जैसे कि HUF में किसी बच्चे का अगर जन्म होता है, ऑटोमेटिकली he becomes a co-partner in that Hindu undivided family. But that is not the case of a partnership. अगर हम पार्टनरशिप के रिश्ते में एंटर करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है. दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड ओरली और इन राइटिंग, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है. तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं? 2 or more persons and there should be an agreement. Obviously agreement enforceable by law, जिसका मतलब होता है there should be a contract. ये 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिले, they should be coming together to do some sort of business. So basically if you and I come together for some charity work, this cannot be regarded as a partnership.
what is important is that you should be doing some sort of business. This business can be in the form of a trade, a profession, or even some occupation. That doesn't really make a difference. But business करना आपका intention होना जरूरी है. जब मैं business कहती हूँ मतलब your aim shall be to get gains. That is, you should be making profits. और इसी profits को share करना भी जरूरी है. Every partner in the partnership firm has to have some percentage of sharing in the profits. परसेंटेज कितना भी हो सकता है, 10% से लेकर 50%, उससे कोई लेना देना नहीं है. बट अगर आप पार्टनर हो तो आपने इस पार्टनरशिप के प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना चाहिए. इट मे हैपन दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द लॉसेस. इट मे हैपन दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द, बट participation in the profits is an important element of the partnership. And the last element of a partnership by the definition is that this business of partnership, it can be carried on by all the partners together or even by one of the partners who is acting for all. इसके लिए एक legal term है, वंडरफुल, म्यूचुअल एजेंसी, जिसकी वजह से एक्ट्स डन बाय वन ऑफ द पार्टनर बाइंड द फर्म. बाइंड द फर्म मींस बाइंड ऑल द पार्टनर्स टुगेदर. यस और नो गाइस? तो आप लोग चलो बता सकते हो मुझे व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप? बोलो चलो. 2 और मोर पर्सन्स. मिनिमम कितने? मैक्सिमम कितने? क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब क्या बिजनेस करना जरूरी है? तो योर एम शुड बी एक्विजिशन ऑफ गेन्स. यही बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपने कमाया शुड इट बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. आप लॉसेस बेयर कर रहे हो या नहीं, ये आपका डिसीजन है. बट इफ यू आर अ पार्टनर तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज अ मस्ट. एंड लास्ट, दिस बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय all or any one of them acting for all. इसी का legal term है mutual agents. So even if one partner is doing an act, the whole firm will be liable for the acts of one of the partners. The whole firm means all the partners together will be responsible. So these are the 5 elements of a partnership. एक बार 5 elements के heading बता सकते हो क्या मुझे? बोलो. 2 or more persons, agreement, business, sharing of profits, and business carried on by all, acting for all. अब कल जाके कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप और नॉट? हमें ये पता करना है कि ये लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, इज दिस अ पार्टनरशिप और नॉट? सो बेसिकली यू विल हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस. The true test of partnership will be determined by asking those people 3 questions. सबसे पहला सवाल है, क्या आप लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्योंकि पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है. मैं वापस से कहना चाहती हूं, पार्टनरशिप इज नॉट लाइक एन HUF जहां पे बाय बर्थ यू गेट द स्टेटस. अगर आपने पार्टनरशिप क्रिएट किया है, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यू ऑल. दिस अग्रीमेंट कैन ईदर बी एन ओरल अग्रीमेंट और इट कैन बी अ रिटन अग्रीमेंट, बट अग्रीमेंट का होना जरूरी. HUF जैसे बाय बर्थ आपको ये स्टेटस नहीं मिलता है. अलोंग विद दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना भी जरूरी है. इफ यू आर इनटू अ पार्टनरशिप, every person that you are saying is into this partnership must be sharing the profits of the partnership firm. इसमें कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. कभी कभार ऐसा हो सकता है that a person is sharing the profits but he is not a partner in the partnership firm. उल्टा हो रहा है, उल्टा. Sometimes it may happen that a person is getting the profits, that a person is getting the profits,
but still he is not the partner of a partnership firm. Say for example A, B, C 3 partners है और उन्होंने मिस्टर डी से कुछ लोन लिया है, तो डी कौन बन गए इस फर्म के? क्रेडिटर. कौन बन गए? और डी के साथ कुछ ऐसा उनका अरेंजमेंट है, जब तक हमारा लोन रिपे नहीं होता है, प्रॉफिट का हम 1/4 हिस्सा उनको हम देंगे एज अ रीपेमेंट ऑफ द लोन. क्या डी को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है? But can D be regarded as a partner of this partnership firm? No. So he is getting the profits, but he is not a partner of the partnership firm. Yes or no, guys? Along with that, many times we give bonus to our employees. अरे हाँ या ना? आप employees को bonus दे रहे हो. This is what? This is nothing, but it is a part of the profits of the organization. But ये जो profit का हिस्सा आप employees को दे रहे हो, इससे employees आपके partners नहीं बनते हैं. Yes or no, guys? So second point is sharing of profits. And third is existence of mutual agency. Existence of mutual agency. कोई भी लोगों के बीच में हम पार्टनरशिप तभी कहेंगे जब इन लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का ये मतलब होता है दैट ईच पार्टनर कैन कैरी ऑन द बिजनेस एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट. सो वन पार्टनर्स एक्ट कैन बाइंड द फर्म एज अ होल. एक पार्टनर की एक्ट बाइंड कर सकती है पूरे के पूरे फर्म को. ये तीनों चीज अगर मिलती है तो ही हम कहते हैं इनके बीच का जो रिश्ता है दैट इज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. यस और नो गाइस? आगे डिफरेंशिएशन. यू ऑल विल बी एबल टू गिव द डिफरेंशिएशन. आई विल जस्ट आस्क यू, यू गिव मी द आंसर्स. ओके, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म. कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, सो ट्राई टू गिव द आंसर. पहली बात तो पार्टनरशिप के केस में क्या पार्टनर्स ही फर्म होते हैं? और क्या फर्म ही पार्टनर्स होते हैं? बट इन केस ऑफ अ कंपनी इज कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. यस और नो गाइस? Along with that, my dear friends, mutual agency का relationship exist करता है in case of a partnership firm. कंपनी के केस में ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट. डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स. यस और नो गाइस? Along with that, my dear friends, partners की liability होती है unlimited, but company form of organization में members की liability होती है limited. कंपनी का होता है perpetual success. members आएंगे, members, but कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहे, जन्मों जन्मों तक, युगो उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता. इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर, इट मे हैपन दैट यू विल हैव टू डिसॉल्व योर पार्टनरशिप फर्म. उसके अलावा और कौन से पॉइंट्स है? ओके, एक बात बताओ मुझे, एक बार जोरदार तालियां फॉर वन एंड ओनली हर्षद जाजू सर. क्या बात है, मैं कुछ क्या बोल रहे सुना ही नहीं आ रहा मेरे को. क्या बोल रहे? 2 रुपए की पेप्सी हर्षद से. अच्छा, अरे बस करो रे ऐसे. क्या आज लास्ट है आपका लॉ का रिवीजन का? क्या एकदम कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल एकदम? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं. जरा एनर्जी.
ग्रेट। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि लॉ जो है ना ये एमसीक्यू जैसा नहीं है हाँ सर, मतलब एक सवाल 4 बोले। हाँ, कि भाई मतलब रेडीमेड आपके सामने थाली परोस के दिए 4 ऑप्शन, बेटा जो पसंद है ले ले, ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ तो बॉस उसमें बकायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश खर्चा करना पड़ता है लॉ के पेपर में। बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन इज द सही जगह पे लगाना है। तो ये जो भी मतलब मैंने इनको पहले भी बोला था रिवीजन लेक्चर स्टार्ट होने के पहले, तो मैंने आपको ये बोला था, शायद आपको ध्यान में होगा नहीं होगा, बोला था ना 2 दिन पहले। सो वापस एक बार एक याद दिला दूं कि आज लास्ट डे आपका रिवीजन का। सो जो भी मैम आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही है तो वो टेक्निकल वर्ड्स, की वर्ड्स, उसके ऊपर फोकस करना, बिकॉज दैट इज द की फॉर सक्सेस। आपने देखा होगा कि थ्रू आउट लास्ट 3 डेज जो एफर्ट्स मैम ले रहे हैं, राइट, शी इज स्ट्रेसिंग ऑन द की वर्ड्स, शी इज मेकिंग श्योर दैट कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए चीजें, क्योंकि एग्जाम में जब आप ये चीजें लिखोगे सो यू विल बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो जो चीजें मैम चार्ट बुक से आपको पढ़ा रही है तो उसके ऊपर हाईलाइट करो, स्ट्रेस करो उसके ऊपर, एंड मेक श्योर कि जब नेक्स्ट सेशन में जब राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी नेक्स्ट लॉ की टेस्ट होगी, राइट, तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दो वर्ड्स दैट लैंग्वेज, है ना। सो एक बार मैम के लिए, इतने एफर्ट्स के लिए जो मैम ले रही है आपके लिए, एक मतलब ऐसा बैठ के नहीं यार, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है यार, क्या कर रहे थे, एक मैम के लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि जब आप ऐसे रिजल्ट लेके आओगे ना, हम लोग आपके लिए खड़े रह के, मतलब सारे फैकल्टीज डाइस में आपके लिए हम लोग खड़े एकदम सही बोला। सिट। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आपका बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है क्लास में। मैं सी हर्षद जाजू में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। सो मैम से इंस्पायर होके मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा ऐसा रिवीजन वगैरह ले लूं। सो 21st 22nd यही ना अपना शेड्यूल, 21st एंड 22nd आई विल बी ऑल्सो कंडक्टिंग द इकोनॉमिक्स का रिवीजन सेशन। क्या बात है, ऐसे ही। सो ट्राई करेंगे कि मैम के एनर्जी लेवल को मैच करें, है ना। नेक्स्ट लेवल। So, wish you guys all the very best for revision sessions, है ना? And remember, your each and every minute when you are sitting in this class is valuable. This is your investment. Because अब आपको तो पता होगा ना कि अभी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो we are on a war foot level पे अपने को preparations करना है, right? So मैं अभी जाता, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, है ना, क्योंकि नहीं तो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे सर जाओ ना, मैम का आवाज सुनना है हमको। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर रिवीजन, है ना। याद रखना कौन सा डेट है हर्षद आपका? 21st एंड 22nd 21st एंड 22nd ऑफ दिस मंथ। ऑफ दिस मंथ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द पेपर इन सीए फाउंडेशन विच इज रियली वेरी स्कोरिंग। नहीं, जेन्युइनली आप अगर देखोगे हर्षद सर का लास्ट अटेम्प्ट में जो हाईएस्ट स्कोर था कितना था? 95 मार्क्स ही स्कोर इन इकोनॉमिक्स। 95 मार्क्स में तो 2 बच्चे पास हो जाते। सो मेक श्योर यू आर attentively attending the lectures, Absolutely. and making the best out of it. And बाकी तो बहुत भारी पढ़ाते हैं हर्षद सर। ये तो मैम का बड़प्पन है कि मेरी तारीफ कर रही है मैम। चलो, सो गाइस कीप रॉकिंग, है ना। मैम को आज फुल एकदम परेशान कर देना आज एकदम, अरे है ना, पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे फेंक के मैम मारेगी आपको, आप लपेटते रहना उसको। अरे चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। चलो, ओके।
आ जाओ अभी यहाँ पे, ठीक है? ओके एक लास्ट डिफरेंशिएशन पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, बट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने लगते हैं और मैक्सिमम? बट कंपनी में इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी। बोला ओपीसी में मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 60 and there is no limit on the maximum number of members in a company form of organization. So this was the differentiation between a company and a partnership firm. Bless you. कौन था वो? Okay. Next. पार्टनरशिप एंड HUF का डिफरेंशिएशन। इसकी आवाज बढ़ाना है थोड़ी। पार्टनरशिप और HUF का डिफरेंशिएशन। पहली बात तो अगर आपको पार्टनरशिप क्रिएट करना है, क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यू बिकम अ मेंबर बाय बर्थ, दैट इज बाय स्टेटस ओनली। आपको कोई भी अग्रीमेंट एंटर करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के डेथ के वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है इफ समथिंग इज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाइड। जनरल रूल कहता है डेथ इंसॉल्वेंसी से फर्म भी क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता है। मेंबर्स दे कीप ऑन एडिंग, मेंबर्स जो है वो चले भी जाते हैं, मे बी बाय डेथ और बाय मैरिज, बट HUF को फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर इज गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये राइट सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है टू द कर्ता। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज unlimited, but in an Hindu undivided family only the liability of the karta is unlimited, whereas of the co-partners is limited. Yes or no guys? Every partner has a right to call for the books of the accounts of the partnership firm. Hindu undivided family में only the karta has an access to the books of accounts. Co-partners cannot demand for the books of accounts to the karta. Yes or no guys? You cannot create a partnership with a minor. A minor can only be admitted to an existing partnership firm, that too only for the benefits. But यहाँ पे तो as I told you, as soon as a child is born, उसी पल पे, दिन भी छोड़ो, उसी पल पे he becomes a member of that Hindu undivided family. Yes or no guys? Partnership firm में there is a limit on the maximum amount of partners and that is 50. HUF में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है. Yes or no guys? So these were some of the differentiation between partnership firm and company and partnership firm and an Hindu undivided family. और एक मैं करना चाहती हूँ डिफरेंशिएशन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप. को-ओनरशिप जो है, को-ओनरशिप दैट अराइजेस ईदर बिकॉज ऑफ एन अग्रीमेंट और समटाइम्स इवन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. याद कीजिए वो घर है पापा जी के नाम पे, पापा जी शांत हो जाते हैं, उनके 2 बेटे हैं, अब क्या वो दोनों जॉइंटली ओन करेंगे उस घर को? यहां पे उस प्रॉपर्टी को उन्होंने को ओन किया है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक यू एंड आई purchased a land in the outskirts of Pune. We co-own that land. This co-ownership is by a contract and that co-ownership was by operation of law. Partnership में तो operation of law होता ही नहीं है. It's always by a contract. It's always by a contract. कानून कभी नहीं कहेगा ये 4 बच्चे पार्टनरशिप में होंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये 4 बच्चे ये पार्टनरशिप में होंगे, ये प्रोफेशनल सर्विस देंगे, ये लोग जो है वो कुछ ऑक्यूपेशन में रहेंगे. क्या ऐसा कहता है कानून? नहीं. पार्टनरशिप अगर आपको एंटर करना भी है
क्या करना है बिजनेस, कितने समय के लिए करना है, क्या नेचर होगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ये आपको खुद डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट के तहत अग्री करना है। और अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आप कानून को फॉलो करो। ओके, पार्टनरशिप में क्या म्यूचुअल एजेंसी होती है? को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता। पार्टनरशिप के केस में माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव टू बी शेयर्ड, but in co-ownership it's not necessary. If we are jointly owning a property, we are doing some business and getting profit and we are sharing the profit. It may happen that we've just purchased the property and that's it. कुछ भी हम नहीं कर रहे उस प्रॉपर्टी से, ना रीसेल कर रहे हैं, ना रेंट पे दे रहे हैं, ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इट्स एज इट इज, दैट्स इट। तो जरूरी नहीं है बिजनेस करके आप प्रॉफिट कमाओगे और प्रॉफिट का शेयरिंग होगा इन केस ऑफ अ को ओनरशिप। यस और नो गाइस? एंड पार्टनरशिप के केस में अगर आपको आपका इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करना है तो ऐसे केस में आपको दूसरे पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ता है। बट यहाँ पे आपका जितना हिस्सा है को ओनरशिप में, आप कभी भी आपके हिसाब से किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, आपका हिस्सा, दूसरे बंदे को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यस और नो गाइस? नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। This unit 1 is really very important और एक सवाल तो इंस्टीट्यूट कम से कम पूछती है फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। हो सकता है बाकी के सवाल यूनिट 2 या तो यूनिट 3 में से पूछेगी, बट एक सवाल तो यूनिट 1 में से इंस्टीट्यूट पूछता ही है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, क्या आप पार्टनरशिप के 2 टाइप्स बता सकते हो? पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। वापस से बता दो, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो सबसे पहली बात तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, राइट नाउ आपकी इच्छा है इसलिए यू एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, बट अब आप कह रहे हो जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक हम बिजनेस भी कंटिन्यू करते रहेंगे। So basically there is no time that is fixed for that partnership. जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू ही करते रहोगे। बट जब कभी भी होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड, जब आपने पार्टनरशिप एंटर किया था तभी आपने डिसाइड किया था कि इतने महीनों के लिए या इतने सालों के लिए हम ये बिजनेस साथ में करने वाले हैं। जैसे वो समय कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली इवन द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यस और नो गाइस? On the basis of the extent of business, partnership is divided into 2 types. Can you tell me the 2 types? Particular partnership and general partnership. जैसा नाम में लिखा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस पार्टनरशिप has been formed for a single adventure. So basically for a particular purpose. As soon as the purpose is over, even the partnership comes to an end. But general partnership is a partnership which has been formed to do business in general. Okay, not for a particular event. To generally do that particular business, we have formed the partnership. This is known as a general partnership. Next, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या कंपल्सरी होता है? नो, इट्स ऑप्शनल, बट इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बिकॉज कल जाके अगर कुछ अनबन होती है तो चीजों को प्रूव करने के लिए इट्स मच मोर इजियर इन केस ऑफ अ रिटन पार्टनरशिप डीड। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग मुझे, क्या चीजें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में? नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, कौन से नाम है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेचर ऑफ द बिजनेस, टाइम ऑफ द बिजनेस, कैपिटल, हाँ कैपिटल कौन कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ऑन द ड्रॉइंग, आर्बिट्रेशन,
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा? अगर हाँ तो कितना मिलेगा? एक बार वर्चुअल स्टूडेंट्स के भी जवाब देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओके, वेरी गुड. क्या बोल रहे? एक्सपल्शन, ओके, एक्सपल्शन. आई एम जस्ट ओपनिंग द वीडियो so that I can see the answers of the virtual students also. आज जियो के नेट में भी प्रॉब्लम आ रहा है. चार्ट ही नहीं दिख रहे मेरे को. Okay, address of the partners, the duration, name of the partners, capital, date of starting are some of the examples and answers that I got from my virtual students. Profit sharing ratio, settlement of accounts, place of the partnership firm, unka salary, expulsion, admission and retirement. Okay, very good, wonderful. बढ़िया है. आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर. तो ये वो पार्टनर है who participates and plays an active role in the management of the partnership firm. He is known as an active partner. That partner who does not participate in the management is known as a dormant partner or sometimes a sleeping partner. Nominal partner वो partner होता है who lends his name to the firm without even having real interest in the partnership firm. He is known as a nominal partner. Namesake के लिए he is a partner. Partner in profit only, ये वो partners होते हैं सिर्फ जो participate करते हैं in the profits of the firm. जो partner आ रहा है incoming partner, जो partner जा रहा है outgoing partner. Partner by holding out and partner by estoppel. If you are holding yourself out as a partner or you allow others to believe that you are a partner जबकि reality में आप partner नहीं, later on you will not be able to deny the fact. Means you will have to accept the fact that yes, you are a partner. This is known as partner by holding out or sometimes partner by estoppel. So this is all about, I think, unit number 1. Hi Anna? And unit number 1 is really very, very. Let's move to unit 3. Then we'll have a short break. And then we will go to unit number 2. कौन से चार्ट से चालू होता है यूनिट नंबर 3? 3.9. Chart number 3.9. Okay. Firstly, come on, tell me, is the registration of a partnership firm compulsory? It is? It is? But an unregistered firm suffers from certain disabilities. 1. You cannot file a case against the third parties. But third parties can file a case against you. In fact, even the partners cannot file a case against each other. And set off of more than ₹100 is not possible. वापस से, can you all tell me the 4 consequences of non-registration? 1. आप दूसरों के against case file, but third parties can file a case against you. In fact, even the partners cannot file a case against each other. And set off of more than ₹100 is not possible. But there are certain exceptions.
एक्सेप्शन मतलब क्या? इवन इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, even if your firm is, it's not going to affect the rights of third parties to sue the firm. You can still do a set off of up to rupees 100. If a person is declared insolvent, the liquidator can take actions, and last you can go for a dissolution. You can go for a So dissolution can be done of every firm, whether registered or not registered. Yes or no, guys? यही जो dissolution है, dissolution, दो aspects है, dissolution of firm and dissolution of partnership. कौन से दो aspects है वापस बोले तो? Dissolution of firm. Wonderful. जब मैं बात करती हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में, आप क्या कर रहे हो? आप आपका बिजनेस ही बंद कर दे रहे हो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपने क्या किया है? आपके बिजनेस को ही बंद कर दिया है। बट जब मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करती हूँ, आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया है, मतलब पुराना वाला अब खत्म हो गया है। ओके, and now there is some new sort of relationship, maybe with or with other people. Okay. वाह यार, जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होने ही वाला है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में लीड करे ऐसा जरूरी नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन ऑल्सो हैपन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। बट ये जो पार्टनरशिप का रिश्ता है, ये पार्टनर्स का निजी मामला है, इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं। भावनाएं समझ रही है आप लोगों को? ओके, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स कहाँ होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स का नहीं होता है। यस और नो गाइस? नाउ डिसोल्यूशन का मोड, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विथ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। पहले विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय एन अग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एन अगर पार्टनर्स ने म्यूचुअली पार्टनरशिप क्रिएट करने का डिसाइड किया है, वो म्यूचुअली पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का भी डिसाइड कर। सो फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बाय अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। बट कभी कभार ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिसके वजह से अब हमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि जो बिजनेस हम कर रहे थे वो ही इलीगल हो गया। So now we don't have a choice, but because the law has changed, we will compulsorily have to dissolve the firm. ऐसी कोई contingency आ गई जिसकी वजह से अब बिजनेस को, फर्म को बंद करना पड़ रहा है। जैसे कि जो समय के लिए फर्म हमने डिसाइड किया था हमें चलाना है, वो समय खत्म हो गया। जो इवेंट के लिए हमने फर्म को क्रिएट किया था, वो इवेंट खत्म हो चुका है, तो फर्म भी क्या डिसॉल्व हो जाएगा। And if your partnership is a partnership at will, any partner gives a notice, the partnership firm comes to an end. Partnership firm comes to an end. Next, dissolution by the court. कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी क्या डिसोल्यूशन हो सकता है? कोई पार्टनर है जो एक्टिव पार्टनर है, अनफॉर्चुनेटली वो एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया। इंसेन, अनसाउंड माइंड या परमानेंट इनकैपेसिटी, जो दूसरे पार्टनर है कोर्ट में जाके क्या अप्लाई कर सकते डिसोल्यूशन के लिए? और अगर कोर्ट को सही लग रहा है, कोर्ट में पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कौन से दो पॉइंट से बताओ तो? एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है,
या एक्टिव पार्टनर परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया है। पहला पॉइंट क्या है? इनसेन। दूसरा पॉइंट क्या है? परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड। थर्ड, मिसकंडक्ट। तो अगर कोई पार्टनर मिसबिहेव कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, वाहियात हरकत कर रहा है फर्म के नाम पे, गुडविल सिर्फ उसकी स्टेक पे नहीं है, फर्म की स्टेक पे है, एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दैट बिहेवियर। अदर पर्सन्स हु आर नॉट डूइंग द मिसकंडक्ट कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। फोर्थ, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, आपको बार बार हम मना कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, बट फिर भी आप वही गलती रिपीट कर रहे हो, तो कंटिन्यू करके कुछ मतलब नहीं है। इट्स बेटर दैट वी गो फॉर अ डिसोल्यूशन। अदर पार्टनर्स कैन गो टू द कोर्ट एंड अप्लाई फॉर अ डिसोल्यूशन। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। किसी पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया है और ये कोई और हमें चाहिए नहीं, सो यू कैन गो फॉर अ डिसोल्यूशन। कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल लॉसेस। अभी तक जब से फर्म का जन्म हुआ है फर्म लॉसेस में है और आगे भी कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आती है, आगे भी लग रहा है बिजनेस डूबने ही वाला है। इट्स बेटर आज ही बंद कर दो, बिकॉज इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज टू शट डाउन योर बिजनेस। किसी का भला तो हो नहीं रहा है, उसके बदले बंद करके आप अपने अपने रास्ते चले जाइए। और कभी कभार अगर कोर्ट को लगता है कुछ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, तब भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है? डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। जैसे कि मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया या पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, तो ऐसे केस में कोर्ट डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। यस और नो गाइस? कुछ बता सकते हो 2-4 कारण कोर्ट कब कब ऑर्डर पास कर सकती है डिसोल्यूशन का? अनसाउंड माइंड, परमानेंट इनकैपेसिटी, परपेचुअल लॉसेस, misconduct, transfer of interest. Court finds some ground as just and equitable and misconduct of the partner. हो गया ना? persistent मतलब लगातार। अच्छा, persistent breach of agreement and perpetual losses. अरे हाँ है ना? अब यही डिसोल्यूशन हुआ है, उसका इफेक्ट क्या है? पहली बात तो भले ही आपने आपस में डिसोल्यूशन के लिए डिसाइड कर दिया है, What's the last section that you have in this act? 49 ही है ना? तो एक्चुअली अर्लियर ना, पिछले साल तक 55 तक सेक्शंस थे, तो चार्ट बुक शायद अमेंड नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो? 49 के बाद ये पॉइंट नंबर 6, 7, 8 है ना, एंड 9 कट कर दो, और ये पब्लिक नोटिस भी कट कर दो। दिख रहा है क्या कहां पे? ये लो तो बुक, मैं बताती हूं। आपकी चार्ट बुक में ये पॉइंट्स है। अर्लियर देयर वर देयर इन द सिलेबस, अभी नहीं है, कट कर दिया इंस्टीट्यूट ने। पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 50 से डिलीट कर रहा है चार्ट बुक में। पॉइंट नंबर 6 सेक्शन 50, 51, 55, 52 और ये भी मोड्स ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। आपको आखिरी सेक्शन जो है वो ये है 49। हो गया? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी कट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो?
चलो आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन के लिए हमने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया है, बट अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है? अब हम फर्म के वाइंडिंग अप के लिए जाएंगे, सारे एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज को रीपे करेंगे। अगर कुछ सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर पैसे कम है तो पार्टनर्स विल बी पर्सनली लायबल। अब देखो, एसेट्स बेच के लायबिलिटीज को कौन से ऑर्डर में रीपे किया जाता है? पहली बात तो ऑल द क्रेडिटर्स आर फर्स्ट मेड द पेमेंट। उसके बाद पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई एडवांस दिया है तो उसका पैसा जाएगा, फिर कैपिटल की तरफ पैसा जाएगा, फिर जो सरप्लस बचता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे हाँ है ना? और अगर आपके एसेट सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स को अपने जेब से पैसा निकाल के फर्म में डालना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं वन ऑफ द बिग, इसको क्या हो रहा है आज? संभालो अपने आप को थोड़ा सा। क्या सोच के कब से हंस रहा है ये? पिछले आधे घंटे से। ढाई बजे से उसको देख रहे हो। पहले 2-4 बार सोचा बोलती हूँ बट सोचा चलो संभल जाएगा। 2:30 बजे से अभी तक सिर्फ विलास ही कर रहा है वो। किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? कुछ तो हुआ है बट अलग है आज इसका अंदाज, नॉर्मल नहीं है। क्या हुआ? बाप रे बाप, इसलिए जब से हर्षद सर आए तब से वो हंस रहा है। हर्षद सर को देख के उसकी याद आ रही होगी उसको। कोई बात नहीं बेटा, बाद में आप बात कर लेना, ठीक है? उसको आप बोल लो मैम की क्लास के बाद मैं बात करता हूं। उसको जो करना है वो करेगा, ठीक है? अब वो उसका निजी मामला है। चलो ओके चलो आ जाइए। So now what has happened is, सुनो ना मेरी बात, आपने भले ही डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास किया है, फिर भी पार्टनर्स को 2 चीजें करने का अधिकार रहता है। 1, टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म हु हैव नो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। तो आपको पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन का देना जरूरी है, तब तक डिसोल्यूशन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता है। एंड अलोंग विद दैट, अगर लायबिलिटी इनकर होती है फर्म के नाम पे, पब्लिक नोटिस देने के पहले firm will be liable for the same. So these are some of the consequences of the dissolution of a partnership firm. So this is all about unit number 3. एक आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक लो, फिर हम यूनिट 2 के पास आने वाले हैं। आई कैंट प्ले अ सॉन्ग अनफॉर्चुनेटली, फिर वो कॉपीराइट इश्यू आ जाता है। एक वीडियो मैं प्ले कर रही हूं जो मेरा ही वीडियो है, हाउ टू प्रेजेंट द लॉ का पेपर। या तो एक्चुअली अभी क्या चालू है, सितंबर। योर हैव एग्जैक्टली 3 months फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था 3 महीने में कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करना है।
वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि आंसर कैसे लिखना है आपको पता है ऑलरेडी. चेक. कितनी ऐड आ रही है. ये वीडियो काफी बड़ा वीडियो है बट इतनी देर हम लोग देखने नहीं वाले हैं. 15 मिनट आई एम गोइंग टू प्ले इट एंड रेस्ट 15 मिनट्स विल बी आफ्टर रिविजन एंड पास्ट पेपर्स. सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है ये सब. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास है. आवाज आ रही है? खास क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडिंग जो है वो करना होगा. देखो एग्जामिनेशन के दिन जो है वो पास आते जा रहे हैं. कब हमारी क्लास शुरू हो के 1 महीना भी हो गया, हमें समझ में नहीं आया. तो देखो अब वो समय आ चुका है जब आपको पढ़ना शुरू करना है. पर बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम समझता सब कुछ है पर घर पे कैसे पढ़ाई करें, वो हमें ये समझ में नहीं आया. तो प्लीज मैम हमें गाइड कीजिए कि कैसे घर पे पढ़ाई की जा सकती है. देखो ये सारे टिप्स जो आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूं, दे आर नॉट गोइंग टू बी कन्फाइंड ओनली टू माई सब्जेक्ट. घर पे जाके आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ना हो, चाहे वो आपकी बीकॉम एग्जामिनेशन के लिए, आपके प्रोफेशनल कोर्स सीए के लिए, या चाहे आप कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी पर्टिकुलर सोर्स में स्ट्रीम में आपको अगर दिक्कत आ रही है घर पे पढ़ने की, तो ये सारा लेक्चर जो है, ये सारे टिप्स जो है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं ऑन हाउ यू आर सपोज टू स्टडी स्मार्ट. सो बेसिकली हमें डोंकी वर्क नहीं करना है, गधा मजूरी नहीं करनी है. हमें सही तरीके से सही चीज सही वक्त पे पढ़ने के लिए आनी चाहिए. अब देखो जब कभी भी आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने बैठने के पहले आपको एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल. जो भी हो आपको एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है कि आपको पढ़ना कितना है और एग्जामिनेशन के लिए दिन कितने बचे हैं. तो हर महीने, हर हफ्ते, इनफैक्ट हर दिन आपको कितना पढ़ना है, ये दिन शुरू होने के पहले आपके माइंड में प्लान क्लियर होना चाहिए. पढ़ने बैठे उसके बाद आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोच के कि अभी मैं पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करूं. आपका माइंड ऑलरेडी फिक्स्ड होना चाहिए कि सुबह के 8 बजे मैं ये टॉपिक करने वाला हूं और शाम के 4 बजे मुझे ये टॉपिक करना है. देखो आपका पूरा टाइम टेबल रेडी होना चाहिए एवरी डे, ओके, कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है और इन घंटों में मुझे क्या क्या पढ़ना है. एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. यू नो एक बहुत फेमस कहावत भी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने कही है दैट यस, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. तो अगर आपका प्लान नहीं है, आप समझ लो यू आर प्लानिंग टू फेल इन द एग्जामिनेशन. तो टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए कि कौन से दिन पे, कौन से घंटे पे आपको क्या पढ़ाई करनी है. अब देखो बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली इंडियंस के साथ दैट वी आर वेरी गुड प्लानर्स बट वेरी बैड एट एग्जीक्यूशन. तो देखो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, प्लान्स तो हम लोग बढ़िया बना लेते हैं बट एग्जीक्यूशन का जब समय आता है तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता है ना पढ़ने के लिए. तो अब मोटिवेशन मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो यू आर सपोज टू रिवॉर्ड योरसेल्फ. आप डिसाइड कर लेना, चलो फ्राइडे के दिन ये सुपर हिट मूवी जो है वो रिलीज हुई है, ये मूवी मैं तभी देखने जाऊंगा जब हफ्ते भर में मेरा ये जो प्लान है ये फुलफिल हो जाए.
अगर मैंने ये सारी चीजें जो प्लान की है, प्लान के मुताबिक चले, तो संडे के दिन शाम में मैं ये मूवी के लिए चले जाऊंगा। या सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप फूडी हो, खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर मैंने हफ्ते भर में ये टाइम टेबल फॉलो किया है, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ कि संडे इवनिंग को मैं ये रेस्टोरेंट में जाऊंगी और जो भी मेरा मनपसंद डिश है वो मैं खाऊंगी। तो जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए। देखो मोटिवेशन किसको पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक चिराग, कुछ ना कुछ एक उम्मीद आपको आपके आंखों के सामने नजर आनी चाहिए, ताकि उस चीज को हासिल करने के लिए आप और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करो। चाहे वो गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आपका टारगेट अचीव किया है, रिवॉर्ड योर सेल्फ, इट इज श्योरली गोइंग टू इंक्रीज योर मोटिवेशन टू स्टडी। तो अगर आप मोटिवेटेड वे में स्टडी करना चाहते हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स से अपने आप को खुश करो। कोई मूवी पसंद है वो देखने जाओ, कुछ डेजर्ट पसंद है वहां पे खाने चले जाओ, और कुछ नहीं तो फिर YouTube पे आपको कुछ सॉन्ग देखना है, कोई मूवी देखनी है वो देख लीजिए। बट जो भी रिवॉर्ड है वो आप अपने आप को जरूर देना, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। देखो मैं तो आपके साथ आपके एग्जामिनेशन तक हूं, मैं तो समय समय पे आपको मोटिवेट करती रहूंगी, बट देखो कोई बाहर वाला मोटिवेट करे अलग इफेक्ट होता है, और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो उसका इफेक्ट टोटली अलग होता है, बिकॉज देन यू डू नॉट नीड एनीवन टू पुश यू। तो आप जब चाहो अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो, पॉजिटिविटी से फुल हो सकते हो और आप पढ़ाई करने बैठ सकते हो। अब देखो बहुत बच्चों के प्लान्स भी बढ़िया, रिवॉर्ड भी सोच लिया, बट जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो हजारों डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं ना, और आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहे और मोबाइल फोन्स जिसमें इतने सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, पता नहीं इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या सारी चीजें आपके फोन में भरी हुई। जैसे ही बैठते हो पढ़ने के लिए, अरे चलो एक सेल्फी ले लेता हूं, सेल्फी पढ़ते वक्त, बट फिर दूसरे को भी बताए ना कि मैंने पढ़ना चालू कर दिया। बेटा ये सारी चीजों से बाहर आओ, ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है और आपके पढ़ाई में से आपका फोकस जो है वो हटा रही है। तो बेसिकली ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको दूर कर रही है फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, और इसी गोल के बीच में ये सारा सोशल मीडिया, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बीच में आ रहे हैं, उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ महीनों के लिए अगर आपने आपका फोन बंद कर दिया तो कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली है। इफ नॉट एनीथिंग, एटलीस्ट आपका जो नेट पैक है उसे बंद करवा लीजिए। फोन अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, यूज इट ओनली फॉर द थिंग्स दैट इट शुड बी यूज्ड। याद देखो, एक चीज याद रखना, फोन आपके कन्वीनियंस के लिए है, दूसरों के कन्वीनियंस के लिए नहीं है। बट प्रॉब्लम यह हो जाता है दैट द मोबाइल फोन इज यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स। वो तब यूज करना चाहिए आपको जब आपको उसकी जरूरत है, दूसरों को उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे यूज नहीं करो। देखो थोड़े समय के लिए अगर आपने मेहनत कर ली, इट इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर 3 years। बट अगर इन महीनों में आपने पढ़ाई नहीं की, आप समझ लो जिंदगी भर आपको स्लॉग ही करना पड़ेगा। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, पुट अवे ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस व्हिच आर pulling you back from what you want to actually achieve in your life। अब देखो पढ़ने बैठ गए, अब बहुत खराब आदत है, पता नहीं क्यों, बेसिकली सिस्टम ही खराब है। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आप पढ़ते हो लाइक यू आर लर्निंग पोएम्स। जैसे बचपन में आपको कैसे पोएम्स और राइम्स लर्न कराई जाती थी, बस वैसे ही आपका रटना चालू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ब्ला 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 ब्ला। पूरी चीजें बस लर्न करने के पीछे चले जाते हो। My dear friends, this is not going to be your approach whenever you are going to study anything। सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स छोड़ो, साइंस के स्टूडेंट्स भी, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, my dear friends, you have to fall in love with the subject।
सिर्फ लर्न कर दिया और एग्जामिनेशन में वॉमिट कर लिया और खत्म हो गया, ये बात आपको सक्सेसफुल नहीं करने वाली है. दिस इज नॉट द अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता. यू नो, लर्न लाइक अ चाइल्ड. मेरी खुद की बेटी है जो 2 सालों की है. यू वॉन्ट बिलीव, देखो मैं खुद इतनी बड़ी हूं फिर भी आज भी मैं अपनी 2 साल की बच्ची से बहुत ज्यादा सीखती हूं. अब संडे के दिन ही हम लोग चाय पी रहे थे. अब जब हम लोग चाय पी रहे थे, कप और सॉसर में चाय पी रहे थे, तो पूछती है मम्मी ये क्या है? तो मैंने बोला बेटा चाय है. क्यों? मैंने बोला चाय पीनी है मुझे. आप कप में ही क्यों पी रहे हो, इसमें क्यों नहीं पी रहे हो? तो मैंने बोला इसमें अगर डालूंगी ना तो चाय ठंडी हो जाएगी. तो अब देखो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है कि कप में रखी हुई चाय और सॉसर में रखी हुई चाय कौन सी जल्दी ठंडी होगी? सॉसर की. क्यों सॉसर की होगी? एरिया ज्यादा है. अब वो मुझे पूछती है क्या मम्मी ये सर्कल शेप का है सॉसर, क्या सर्कल शेप का है? मैंने बोला यस बेटा, अभी शेप सीख रही है, कलर सीख रही है. तो मैंने बोला हाँ बेटा ये सर्कल शेप का है. तो मुझे बोलती है मम्मा ये स्क्वायर क्यों नहीं है? क्यों? आपने कभी सोचा है क्यों आसानी होती है? एग्जैक्टली, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स. देखो सर्कल, आपको टैंजेंट का रूल मालूम है जो आप सब लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? मालूम है टैंजेंट जो है वो सर्कल को क्या एक ही पॉइंट पे टच होता है. अब आप इमेजिन कीजिए अगर मेरा सॉसर स्क्वायर होता, क्या मैं ये इस सॉसर से चाय पी सकती थी? थोड़ी पेट में जाती थी, बाकी कपड़ों पे गिर जाती थी. मतलब आप इमेजिन कीजिए एक प्याली चाय में पी रही हूं, उसमें मेरी बेटी ने मुझे 5 सवाल पूछ लिए कि ये ऐसा क्यों है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या, अगर वैसा होता तो क्या. सिमिलरली आपका अप्रोच होने वाला है पढ़ने के लिए कि व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट. आस्क क्वेश्चंस एंड देन लर्न द सब्जेक्ट. माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ मगिंग अप नहीं करना है. अगर आप मगिंग अप करोगे इट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व योर शॉर्ट टर्म goals. It is not going to fulfill your long term goals. देखो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये होने से क्या होगा, सारी चीजों को समझने के बाद फिर लर्निंग के प्रोसेस पे जाओ. तो आपको याद है मेरा अप्रोच कैसा था टीचिंग के लिए? मैंने डायरेक्टली सेक्शन 1 पढ़ाना शुरू नहीं किया. मैंने ये नहीं कह दिया सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. अगर मुझे ऐसे बोलना होता तो मेरा सेशन 1 तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाता. बट आपको याद है मैंने सेशन 1 में सिर्फ एक चीज आपको बताई है कि क्यों होल ऑफ इंडिया बट नॉट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमने शुरू किया विथ वाई. समझ में आ रहा है या नहीं? फिर आपको पूरा सेशन याद आया. फिर उसके बाद आप लर्न करो, वो अलग बात है. बट डायरेक्टली लर्न करना या मगिंग अप करना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. यू हैव टू लर्न एक्टिवली, लर्न लाइक अ चाइल्ड. हर कोई चीज के लिए अपने आप को सवाल पूछो कि ये ऐसा क्यों है. देखो लॉ भी किसने बनाया है? इज इट ह्यूमन बींग्स? तो अगर ह्यूमन बींग्स ने लॉ को बनाया है, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट. साइंस इज फुल ऑफ लॉजिक्स. Mathematics, it is full of logics. Even in fact, accounting is full of logics. Every subject that you are going to study is having some or the other reason behind it. तो आपको ये पता होना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके करने के पीछे के implications क्या है. When you will fall in love with the subject, automatically you will start gaining interest. In fact, फिर हर कोई चीज जो आप दिन भर में करोगे आपको उसके पीछे एक लॉजिक नजर आएगा. नहीं तो क्या होगा? यू विल जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एमलेसली. आपने ओके, लेट्स रिज्यूम. एक लास्ट यूनिट है पार्टनरशिप एक्ट का एंड दैट इज यूनिट नंबर 2. लेट्स रिवाइज एंड देन we'll move on to the past examination papers. Relation of a partner to third parties. कुछ देर पहले हमने देखा क्या म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? अरे हाँ है ना. अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टनर्स,
Can one partner act on behalf of others? अरे हाँ या ना? A particular partner can act on behalf of the firm. और इसी पार्टनर की एक्ट फर्म को बाइंड करेगी. इसी पार्टनर की एक्ट फर्म को बाइंड करेगी. कब बाइंड करेगी? जब आपने ये काम किया है इन द नेम ऑफ द फर्म एंड बीइंग विद इन योर ऑथोरिटी. क्या हुआ? ठीक है, अब वो रिवाइज कर रही थी, मैं सेक्शन अब कंप्लीट कर लेती. आधा हो चुका है. कुछ चीजें हैं जो इंप्लाइड नेचर में नहीं होती है. अगर आपको ये काम करना है, यू हैव टू टेक एक्सप्रेस पावर्स. जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, किसी के अगेंस्ट केस जो फाइल किया था उसको विड्रॉ करना, किसी की क्लेम को रेलिंक्विश करना, अपने पर्सनल नाम पे बैंक अकाउंट खोलना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और एडमिटिंग एनी लायबिलिटी. ये चीजें करने का पावर आपके पास इम्प्लाइड नहीं होता है. अगर ये पावर आपको चाहिए, क्या आपको एक्सप्रेसली लेना पड़ेगा. इन्हीं पावर्स को आप बढ़ा भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो. इसी को कहते हैं एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लायबिलिटी. बट नाउ इफ द थर्ड पार्टी इज अवेयर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, फर्म लायबल है या नहीं है? तो फर्म लायबल नहीं होते. बट इफ द थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, देन द फर्म विल बी लायबल. ये कुछ सेक्शन मैंने बीच में से रिवाइज कर लिए, 18, 19, 20, 21 and 22. Now we are actually moving on to chart number 3.4. Page number 3.4. आए क्या? General duties of partners. सेक्शन नंबर 9. हर एक पार्टनर की कुछ जनरल ड्यूटीज होती है. कौन सी जनरल ड्यूटीज होती है? जब कभी भी वो बिजनेस कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, ही हैज टू थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द, और फिर अपने बारे में सोचना है. साथ साथ में पूरा इंफॉर्मेशन क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ट्रू अकाउंट्स क्या रेंडर करना पड़ेगा, and along with that he will also have to be just and faithful to each other. क्या पार्टनरशिप क्रिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट? तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये ट्रस्ट को आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए. अगर पार्टनर ने कुछ ऐसा कांड किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है, विल ही बी लायबल फॉर इट टू द फर्म? एंड इनफैक्ट कांड मतलब सोच समझ के आपने कुछ फ्रॉड किया है. बट और एक पॉइंट है जो कहता है आपके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से भी अगर फर्म को नुकसान हुआ है तो आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा फर्म को फॉर द नुकसान बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंट बिहेवियर. और अगर आपने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है, फर्म पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगा. मतलब द पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाई अगर उसने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा उठाया है. हाँ या ना? Certain rights and duties. Does every partner have a right to participate in the management of the partnership firm? HUF में ऐसा नहीं होता है. HUF में तो ये राइट सिर्फ, कंपनी में भी ऐसा नहीं होता है. मैनेजमेंट का अधिकार सिर्फ डायरेक्टर्स को दिया जाता है. बट पार्टनरशिप फर्म में चीजें कुछ अलग है. पार्टनरशिप फर्म में
every partner has a right to participate in the management of the partnership. Yes, management bolo ya conduct bolo to first right of every partner has a right to. सिर्फ इनके साथ रिवीजन चालू है क्या? बाकी सब लोग ऑडियंस बन के आए हैं तो बोलो ना. बताओ. पॉइंट नंबर 1, every partner has a right to take part in the conduct. जब कभी भी आप कोई डिसीजन लेते हो, डू यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड? चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप अकेले डिसीजन नहीं ले. यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, और आपको पूछने के बाद ही जो भी मेजॉरिटी कहता है उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. Yes or no, guys? Every partner has a right to access and take copies of the books of the partnership firm. Whether you are a sleeping partner or an active partner will not make a difference. In fact, even a minor has a right to call for the books of accounts. And even a minor can inspect the books of the partnership firm. आगे जनरल रूल कहता है आप फर्म के पार्टनर्स हो. In fact, as a partner, you are the owner of the partnership firm. You are the आपको जो मिलने का अधिकार है वो है राइट इन द प्रॉफिट्स. आप खुदगर्ज होके प्रॉफिट भी मांग रहे, रेम्यूनरेशन भी मांग रहे, ऐसा नहीं कर सकते. तो जनरल रूल बोलता है, जनरल रूल, दैट यू डू नॉट हैव द राइट टू आस्क फॉर रेम्यूनरेशन. आपको जिसका अधिकार है दैट इज द प्रॉफिट. आपको जिसका अधिकार है दैट इज द, यू डोंट हैव अ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन. बट अगर आपने डीड के तहत पार्टनर को राइट दिया है रेम्यूनरेशन पाने का, तब आप क्या रेम्यूनरेशन मांग सकते हो. Along with that, no partner has a right to demand for interest on capital. You don't have the right to demand इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट अगर आपके डीड में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट का अधिकार दिया गया है, तब फिर आप क्या वो डिमांड कर सकते हो. अगर आपने कुछ एडवांसेस दिए हैं, सो यू हैव अ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस, बट दिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 6% पर एनम. यस और नो गाइस? नेक्स्ट, partnership property. So partnership property is sometimes also known as the joint stock property, also known as the partnership assets, also known as the joint estates. ये assets किसी एक को belong करती है या सभी की होती है? In fact, tangible assets के साथ साथ is even goodwill a part of your partnership property. अरे हाँ है ना? कल जाके अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है या वाइंड अप हो रहा है, क्या आप एसेट्स को बेच सकते हो? एसेट्स को या तो आप इंडिविजुअली बेच सकते हो या इकट्ठा बेच सकते हो. इसी एसेट में आप गुडविल के लिए भी दाम लगा सकते हो. यस और नो गाइस? पार्टनर जब कभी भी बिजनेस करता है, खुद के नाम पे बिजनेस करके क्या अपनी जेब में पैसे रख सकता है? अगर उसने ऐसा कुछ कर भी लिया, जितना प्रॉफिट कमाया है क्या फर्म में अकाउंट करना पड़ेगा? जब तक इनफैक्ट वो पार्टनर है, वो कंपीटिंग बिजनेस भी शुरू नहीं कर. कल जाके अगर उसने कंपीटिंग बिजनेस शुरू किया है, while he is a partner in the partnership firm, whatever profit has been earned has to be added in the books, in the profits of the partnership firm. कोई भी नया पार्टनर आया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, नेचर आपने चेंज किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है. राइट्स और लायबिलिटीज जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही अभी भी चेंज के बाद रहेगी. सो बेसिकली इवन आफ्टर देयर इज अ चेंज इन द फर्म, नया पार्टनर का आना, पुराने पार्टनर का जाना, बिजनेस चेंज करना, फर्क नहीं पड़ता है. राइट्स और ड्यूटीज जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही रहेगी.
यस और नो गाइस? ये 18, 19, 20, 21, 22 अभी ब्रेक के बाद जस्ट तुरंत मैंने रिवाइज करा था. एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर. बिजनेस करते वक्त अगर पार्टनर ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए, ये रिप्रेजेंटेशंस फर्म को बाइंड करेंगे. ये रिप्रेजेंटेशंस फर्म को बाइंड करेंगे. एनी नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर will be considered as a notice to the firm. एक्टिव पार्टनर को अगर किसी चीज के बारे में पता है तो माना जाएगा सारे पार्टनर्स को इस बारे में पता है. सो दिस इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर एज अ नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स. माना जाएगा सभी पार्टनर्स को इस बारे में खबर है. यस और नो गाइस? Liability to third parties. The partners are jointly and severally liable to third parties. Right of transfer of partners' interest. आप याद कीजिए, सलमान अरबाज एंड सोहेल और मलाइका अरोरा खान. क्या तुम्हें याद है? अगर अरबाज चाहे, अगर अरबाज चाहे क्या अपना इंटरेस्ट मलाइका को ट्रांसफर कर सकता है? मलाइका को एक ही राइट है. व्हाट इज द राइट? व्हाट इज इट? राइट टू क्लेम द प्रॉफिट्स of the partnership firm. Right to claim the right to claim the she cannot demand for the books of the partnership firm. She cannot participate in the management of the partnership firm. The only right that she has is right to get the profits of the partnership firm. और वाइंडिंग अप के वक्त शी हैज द राइट टू डिमांड द सरप्लस एसेट्स. दैट्स इट. उसके अलावा और कोई राइट मलाइका को नहीं है. मलाइका इज द ट्रांसफरी. इज द शी इज द. सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी. Transferee has only one right, and that is to claim the profits. And on dissolution, surplus assets. She cannot inspect the books, she cannot demand the accounts, she cannot participate in the management of the partnership firm, she cannot challenge the accounts of the partnership. अरे हो कि नहीं? Can you create a partnership with a minor? But can a minor be admitted to an existing partnership firm? Only for the a minor has all the rights to share the profits. In fact, he can also inspect and take copies of the accounts of the partnership firm. He can sue the other partners for the accounts and for his share. आज वो बालक है, बट कल क्या वो मेजर बनेगा? मेजर बनने के बाद या इस फैक्ट के बारे में पता चलने के बाद कि अब वो पार्टनर है विद इन अ पीरियड ऑफ he has to decide whether he wants to continue in the partnership firm as a partner or he wants to discontinue being a partner. Introduction of a partner. कोई भी नए बंदे को या बंदी को अगर आप पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, you will require the consent of किसी की एक की मर्जी से इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर नहीं हो सकता है. रिटायरमेंट भी तभी हो सकता है when you are taking the consent of all other partners.
तभी आपका रिटायरमेंट इफेक्टिव होगा. बट अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देने के साथ साथ आपको पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ेगी फॉर रिटायरमेंट. जब तक आपकी पब्लिक नोटिस नहीं मिलती है आपका रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं है. एक्सपल्शन. पहली बात तो एक्सपल्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. आपके पास पावर होना चाहिए टू एक्सपेल द पार्टनर एंड दिस एक्सपल्शन शैल बी डन इन गुड फेथ. गुड फेथ के 3 बच्चे हैं, बोलो. नोटिस देना चाहिए, opportunity of being heard, and this expulsion shall be in the interest of the partnership firm. जैसे ही कोई पर्सन insolvent डिक्लेयर होता है the firm will have to go for a dissolution. बट अगर आपने स्पेसिफिकली अग्री किया है किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व नहीं होगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस. अरे ऐसा ना होगा. वैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके डेथ से फर्म भी डिसॉल्व. बट अगर आपने स्पेसिफिकली अग्री किया है कि नहीं जिसकी डेथ हुई जो जाने वाला था वो तो चले गया बट सर्वाइविंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे तो क्या सर्वाइविंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? आप आउटगोइंग पार्टनर हो. जनरल रूल कहता है आउटगोइंग पार्टनर सेम बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकता. बट अगर उसने कुछ चीजों का ख्याल रखा, ही इज नॉट यूजिंग द फर्म नेम, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, ही इज नॉट ट्राइंग टू सॉलिसिट द कस्टमर्स, तो ऐसे केस में ही मे स्टार्ट अ कंपीटिंग बिजनेस. बट अगर आप चाहो आप पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रेंट इन ट्रेड का अग्रीमेंट लगा सकते हो. और ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का अग्रीमेंट अगर रीजनेबल समय और रीजनेबल जगह पे लगाया गया है, ऐसा अग्रीमेंट वैलिड है. आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो बिजनेस करने से तो भी वैलिड है, तो भी because it's acting as one of the exceptions of restraint of trade. Indian Contract Act 1872 agreement expressly declared as void, restraint of trade. उसके 3 एक्सेप्शन, उसमें से ये एक एक्सेप्शन है. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकते हैं जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता है? या तो फिर दे कैन ऑल्सो डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. सो वट एवर इज द फाइनेंशियली गुड डिसीजन विल बी टेकन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. अगर आपने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है फर्म को और कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म में तो वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक हो जाता है फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अभी तक खत्म नहीं हुआ है. मजा तो तब आएगा जब आप इंस्टीट्यूट के पास पेपर के जवाब दे पा रहे हो. बहुत मजा आएगा. देखते सच में आपके खून में उतरा है या नहीं. क्या 3 महीनों की मेहनत रंग लाएगी? कहां जाना है? You know now who these 2 people are? President and the Vice President of ICI. You should at least know who is the president of our institute.
पार्टनरशिप का सवाल आए तो प्लीज रोकना मेरे को. क्या क्वेश्चन पूछा यार. What do you mean by a partnership for a fixed period? बोलो चलो. Any partnership which has started for a particular period of time is known as a partnership for a fixed period. जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है? 2 मार्क के लिए तो आप और एक सेंटेंस एक्चुअली स्टार्टिंग में लिखोगे. पार्टनरशिप कैन ईदर बी अ पार्टनरशिप एट विल और अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड. और इस फिक्स पीरियड के लिए 2 सेंटेंसेस लिख लिए, 2 मार्क्स इनटू योर पॉकेट. कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर एंड एक्सप्लेन द राइट्स. पहली बात तो यू कैन नॉट create a partnership with a minor, but a minor can always be admitted to an existing partnership for the benefits. Minor का अधिकार profit मांगना, जो भी उतरा शर. He has the right to inspect or take copies of the books of the partnership firm. He can sue the other partners if they are depriving him for the above 2 rights. Hai na? And he is never held liable personally for the liabilities of the partnership firm once he attains majority or from the time he comes to know that he has a partner. Within a period of 6 months, he has the right to decide whether he wants to continue or not continue as a partner in this partnership firm. 6 marks into your pocket. पार्टनरशिप 6 मार्क का सवाल है, केस स्टडी बेस्ड सवाल है. मैसर्स ए बी ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे यू ऑल विल रियलाइज सब कुछ आता है आप लोगों को. सो यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दैट्स इट. मैसर्स ABC Associates is a partnership firm since 1990. Mr. A, B and C were partners in the firm since beginning. ठीक है. Mr. A being a very senior partner, aged 78 years, क्योंकि देखो ना 32 सालों से ये लोग फर्म चला रहे हैं, 1990 की फर्म है, तो अभी ऑब्वियसली अंकल जी की उम्र 78 तो होगी. Transfers his share in the firm to his son, Mr. Pratik, a chartered accountant. Can a partner transfer his interest to someone else? अभी तो देखा सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मलाइका ट्रांसफर ही है. Mr. A and B were not interested that Pratik should join them as a partner. तो ये पार्टनर वैसे भी नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर ही है. After some time, Mr. Pratik felt that the books of accounts were displaying only a small amount of profit despite a huge turnover. CA है ना, दिमाग लगा रहा है. He wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that he is entitled as a transferee. क्वेश्चन में जवाब है ट्रांसफरी है, क्या उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है? However, the other partners believed that he cannot challenge the books of the accounts. Can Pratik, अच्छा ये एक चीज है, फिर वापस इंस्टीट्यूट में और कुछ भी डाल दे रहा है, सारा मिर्च मसाला डाल रहा है. Can Pratik be introduced as a partner if his father wants to get retirement? तब ये दूसरा एस्पेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर. पहला था ट्रांसफरी का इंटरेस्ट. अब 6 मार्क का सवाल है, कुछ तो पूछेगी ना, इतना कम कंटेंट कैसा होगा? तो देखो पहला एस्पेक्ट देखते हैं. एज अ ट्रांसफरी ही हैज ओनली वन राइट,
and that is right to receive the share in the profits. He does not have a right to participate in the management. He does not have any right to inspect the books of the partnership firm. Yes or no guys? और दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है, you will require the consent of all parties. And I don't think so. जो facts institute ने दिए, Mr. B and C are not quite keen in introducing him as a partner. So I don't think so the resolution will ever be passed. But वो पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा है कि अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आप बताओ क्या होना चाहिए. Introduction is only possible after taking the consent of all the partners. सबने हाँ कह दिया, then Pratik can be introduced as a partner in the partnership firm. तो आपने देखा दो चीजों को कंबाइन करके इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है. But it's very easy, very easy, very very easy. मतलब इंस्टीट्यूट ने आई थिंक पहला वाला क्वेश्चन किसके ऊपर था? Explain the ground on which the court may dissolve the partnership firm in case any partner files a case for the same. कोर्ट partner insane हो गया, पार्टनर परमानेंटली अनसाउंड माइंड का हो गया, मिसकंडक्ट, लॉसेस ही लॉसेस सफर हो रहा है, persistent breach of the contract, deadlock in management, partners are not in talking terms, मतलब just an equitable ground. I think 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स आपने हेडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया. You will get 4 marks into your pocket. As extra knowledge आप बाकी पॉइंटर्स के हेडिंग दे सकते हो, बट 4 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. जवाब दे पा रहे हो क्या? ये हमारा रिसेंट पेपर था मई 2022 का. हाँ या ना? इजी या डिफिकल्ट? मुझ पे भरोसा करके सही डिसीजन किया कि नहीं? चलो आ जाओ और एक पेपर देख लेते. देखना है या नहीं? चलेगा ना कि छोड़ू? साथ में कर लेते हैं, घर पे नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी. क्वेश्चन 2 में यूजुअली इंस्टीट्यूट एलएलपी पूछती है. क्या है? शाह. डिफाइंड पार्टनरशिप. बोलो डिफाइंड पार्टनरशिप. चलो. Partnership is a relationship between 2 or more persons sharing the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. What are the essential elements for the existence of a partnership firm? 2 or more, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50. अग्रीमेंट का होना जरूरी है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस एंड म्यूचुअल एजेंसी. वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्या जवाब दिया है, इम्प्रेस्ड. State whether the following are partnerships or not. 6 पॉइंट्स तो एक मार्क का एक होगा, बट आपको सिर्फ यस नो डोंट नो कांट से नहीं लिखना है. एक सेंटेंस में एक्सप्लेन भी कर रहा है. हाँ तो क्यों हाँ, या ना तो क्यों ना. वही कहा है हर्षद सर जैसे कह रहे थे, इकोनॉमिक्स जैसा सुहाना सफर लॉ के लिए, बट थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है इजी बनाने के लिए. होप कामयाब हुई हूं मैं. ए एंड बी जॉइंटली ओन अ कार
देखो jointly own a car, maybe they are joint owners, which is used personally on Sundays. Partnership की property personally कभी use हो ही नहीं सकती है, और holidays पे भी use होती है, and it is let on hire as taxi on other days, and they equally divide their earnings. Is this a partnership? देखो मेरे हिसाब से it's not a partnership, but yes, this is a kind of co-ownership by an agreement. So by agreement, you and I bought a car. Okay, Monday to Saturday we are giving it on hire. और कभी मुझे जरूरत है तो मैं लेके जाऊंगी, आपको जरूरत है तो आप लेके जाओगे, कुछ संडे वनडे जाना है, कुछ हॉलीडे जाना है, वी आर यूजिंग इट. सो इट्स मोर ऑफ को ओनरशिप. बट इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में दोनों ऑप्शंस दिए. Sometimes you may also call it as partnership, wherein they are using the partnership property for business, and when the firm is not working on Sundays and holidays, they are using it for personal purpose. But I am more of the opinion this cannot be considered as partnership. It's more of co-ownership. क्योंकि दो चीजें हैं जो बहुत ये हिंट देती है. एक तो they jointly own, and plus हर संडे आप कैसे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो पर्सनल पर्पस के लिए. देख एक आधे बार कुछ रेयर एपिसोड है और आप यूज कर रहे हो तो अलग बात है. दिस कैन नॉट हैपन ऑन एवरी संडे, एंड दिस कैन नॉट हैपन on every holiday. So the answer to this question is no, this is not a partnership firm. Next, two firms each having 12 partners combined by an agreement into one firm. Is this a partnership? So is this a partnership or not a partnership? दो पार्टनर्स मिलकर अब उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोला है. दिस विल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनरशिप फर्म. Next, A and B are the co-owners. Co-owners. सवाल में जवाब है. Co-owners. Is partnership different from co-ownership? हमने रिविजन में डिफरेंशिएशन भी देखा था. And they agree to conduct the business in common for profit. So वैसे तो ये जितने फैक्ट्स दिए उसके हिसाब से you can regard it as co-ownership, and co-ownership is different from partnership. Some individuals form an association to which each individual contributes 500 rupees annually. The objective of the association is to produce clothes and distribute the clothes free to the war widows. This is not a partnership. They are not doing business. These people have come together with a charitable object. पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है. वंडरफुल. A and B, the co-owners, share between themselves the rent derived from a piece of land. तो यहाँ पे वही है, पिताजी की डेथ हो गई, उनके दोनों बेटे उस लैंड को ओन करते हैं. दे आर टुगेदर द co-owners. रेंट आ रहा है, क्या बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस. A and B buy commodity X and agree to sell the commodity with sharing the profits equally. तो अब yes, this can be regarded as a partnership. दो लोग हैं, मिले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो yes, it is a partnership. तो yes no yes no yes no आपको बोलना है along with reasoning. कभी अगर नहीं जवाब देने आया, एटलीस्ट कुछ yes या no तो बोल दो, क्योंकि अगर सपोज लक अच्छा है तो एटलीस्ट आधा मार्क तो मिल जाएगा. ओके और आधा मार्क वैसे भी एंड में राउंड ऑफ होता है, तो हो सकता है पूरा मार्क भी हो जाए वो इफेक्टिवली एट द एंड. सो इवन इफ यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लिख दो यस नो, कुछ तो लिख दो, कुछ तो मार्क आएगा. ठीक है, और कुछ है?
इतना ही था? क्या बात है यार, मजा आ गया, जबरदस्त रिवीजन हुआ। बहुत अच्छा लगा ये रिवीजन करके। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि क्लास खत्म हो गई है तो साथ भी खत्म हो गया है। अभी तो एलएलपी एक्ट का रिवीजन बचा है, कंपनीज एक्ट का भी रिवीजन बचा है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द आरटीपी एंड सर्टेन राइटिंग प्रैक्टिस। तो बहुत सारी चीजें अभी लाइंड अप है। एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के लिए सोची है वो तभी इफेक्ट होगी या इफेक्टिव होगी जब आप लोग मेरा साथ दो। अगर आपने मेरा साथ दिया है तो मैं ये गारंटी जरूर लेती हूं कि नैया पार करा के लेके जाओगी। और अगर भगवान की इच्छा होगी तो जरूर इंटर में जल्दी मुलाकात होगी। मिलना है ना, एज मोर मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स आई होप, है ना। I would be the most happiest person if you all would clear and come to meet for inter classes. सबसे ज्यादा खुश हो गई मैं। इनफैक्ट इंटर में इट्स मच मोर डीपर, बहुत मजा आएगा। और इंटर में तो कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शंस है ना, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। और मेरे साथ साथ इंटर में स्वप्निल सर भी पढ़ाते हैं और मजा आता है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ दीज 3 एक्ट्स। आगे के रिविजन्स कब हो गए, आई विल बी कम्युनिकेटिंग इट टू यू ऑल एंड टू द वर्चुअल स्टूडेंट्स थ्रू टेलीग्राम। तब तक आपको पढ़ते रहना है। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड रिविजन। बाय बाय। मैं बताती हूँ।